दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 3 महीने बाद इस देश की आजादी के 73 बरस हो जाएंगे। और जरा कल्पना कीजिए कि जब हम आपसे यह कहें कि इन 73 बरस के बाद भी इस देश को चलाने वाले इस देश से ही परिचित नहीं है, उसकी जमीन से वाकिफ नहीं है, उसकी जमीन पर रेंगते हुए लोगों से वाकिफ नहीं है कि आखिर वह चाहते क्या हैं। और इतना ही नहीं, उन्हें किस रूप में इस देश को चलाना है शायद यह भी नहीं पता है। और मौजूदा वक्त ने सब कुछ उघाड़ कर रख दिया है। आज इस बात का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज दो बातें एक साथ हुई। एक तरफ प्रधानमंत्री बैठे बातचीत करने के लिए अपने तमाम मंत्रियों के साथ, हर राज्य के मुख्यमंत्री से संवाद बना रहे थे कि आखिर 17 तारीख को जब लॉकडाउन खत्म होगा तो उसके बाद का जो जीवन होगा, उस जीवन को किस तरीके से जीना चाहिए जिससे वायरस ना फैले, उस जीवन में मुश्किल किस तरीके से नहीं आनी चाहिए जिससे लोग भूखे ना मरे, उस जीवन को जीते वक्त इस बात का एहसास भी रहे कि कहीं एक संकट है और इस बात का खुलापन भी रहे कि आखिर कमाना खाना तो है ही। और दूसरी तरफ अपनी जरूरतों को लेकर जो लोग लगातार अलग अलग देश के राज्यों में फंस गए थे और खासतौर से दिल्ली में फंसे हुए थे, उनके सामने जब एक सवाल आया कि अब रेलगाड़ी कल से चलेगी तो सिर्फ 10 मिनट का वक्त लगा। 10 मिनट में इस देश के भीतर में 18,000 टिकटें बुक हो गई। यानी कल ट्रेन से जो लोग 18,000 लोग रवाना होंगे 15 राज्यों में 10 मिनट का वक्त लगा। फैसला तुरंत किया था, जाना है जाएंगे। और उसके बाद टिकटें धड़ाधड़ बुक होनी चली गई और एक हफ्ते तक की तो कई टिकटें कई जगहों की बुक हो गई। जहां पर फैसला लेना है वहां पर सिर्फ बातचीत हो रही है। जहां जिंदगी की जरूरतें हैं, उस जरूरत के लिए इस देश का एक आम शख्स हर तरीके से जद्दोजहद करते हुए तुरंत चाहता है कि यह फैसला हो। निजी तौर पर अपने लिए फैसला आम नागरिक कर सकता है, लेकिन इस देश को चलाने वाले कोई फैसला नहीं कर पाते हैं। बड़ा अजीबोगरीब आपको लग रहा होगा कि दरअसल आज इन बातों का जिक्र इस तरीके से क्यों हो रहा है, तो जरा सुन लीजिए। यकीन जानिए, जो लगभग 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे उससे ज्यादा जो बैठक चली देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के बीच में, उसमें जो बातें निकल कर आई वो हैरान कर देने वाली है। इसलिए हैरान करने वाली है क्योंकि उस बातचीत का मजमून कुछ ऐसा था कि जैसे पता ही नहीं है कि प्रवासी मजदूर नाम की कोई चीज इस देश के भीतर में है और वो जब संकट के तौर पर आएगी तो फिर उसको कैसे सुलझाएंगे, किसी को नहीं पता था। लॉकडाउन से पहले नहीं पता था, लॉकडाउन खत्म करेंगे उसके बाद की स्थितियों से पता नहीं है। मजदूर ही इकोनॉमी की रीढ़ है, इससे पहले इसका एहसास ही किसी को नहीं था। पहली बार एहसास हो रहा है। लेकिन इस एहसास के साथ इस बात का भी दर्द है कि यह भी समझ में नहीं आ पा रहा है कि दरअसल जो जिंदगी भारत के भीतर में एक तबके ने शुरू की है, जिसके पास सारी पूंजी है, अगर उसके हाथ से सिर्फ मजदूर ही छीन लिए जाएं तो वह भी कितने रूप में अपने आप को अपाहिज महसूस करता है, यह भी जानकारी नहीं थी। लगता था टेक्नोलॉजी है, पैसा है, चल जाएगा देश। हर राज्य के मुख्यमंत्रियों के सामने अपने अपने संकट हैं और उस संकट की सबसे बड़ी परिस्थिति वही प्रवासी मजदूर हैं जिनकी तादाद लाखों में है। जरा कल्पना कीजिए कि जब 15 राज्यों के लिए कल रेलगाड़ी निकलेगी तो ऐसे में पटना के लिए जो गाड़ी निकलेगी उसमें 1200 लोग सवार होंगे, लेकिन 40 लाख मजदूर बिहार के इस देश के अलग अलग जगहों पर फंसे पड़े हैं। उनकी फिक्र कैसे होगी कोई नहीं जानता है, क्योंकि इन 15 गाड़ियों में मजदूर सफर नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं है कि उस पर रिस्ट्रिक्शन है, बिल्कुल नहीं, लेकिन जो पैसा है, जो टिकट है, वो कोई मजदूर कैसे ला सकता है, कितनी कमाई करके दे सकता है, और उसके जरिए वह एसी में सफर करे और वहां पर कोई रियायत ना हो, वो कैसे पैसा देगा। जो रांची के लिए जो ट्रेन खुली, कल जो खुलेगी, उसमें भी 1175 टिकटें बुक हो गई। अब सोचिए कि झारखंड के तकरीबन 12 लाख लोग अलग अलग जगहों पर देश में फंसे पड़े हैं, लेकिन हम लोग डुगडुगी बजा रहे हैं। राजधानी एक्सप्रेस कल खुलेगी पटना के लिए, रांची के लिए, हावड़ा के लिए भी खुलेगी। और बंगाल के 37 लाख लोग, ये सारे जो लाख में हम जिक्र कर रहे हैं मजदूरों का, ये सभी रजिस्टर्ड मजदूर हैं। सरकारों को इनकी जानकारी है। जिनका नाम राशन कार्ड में नहीं है, जिनका नाम आधार में नहीं है, जिनका नाम सरकार की लिस्ट में नहीं है, उनकी तादाद तो बहुत ज्यादा होगी।
लेकिन जरा कल्पना कीजिए, जब इन बातों का हम जिक्र कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बैठे हैं और वो पहली बार समझ रहे हैं अच्छा मजदूर नहीं होगा तो उद्योग नहीं चलेंगे, फैक्ट्री नहीं चलेगी, तब तो बड़ी समस्या होगी। और यह भी समझ में आ रहा है कि रुपए ने एक तबके को आराम तो दे दिया, लेकिन उसी आराम की एवज में गली मोहल्लों से लेकर हर जगह पर जो रोजगार करते हुए लोग हैं, अब अगर वही हट जाएंगे और आपके पास रुपया होगा तो आप कैसी जिंदगी चलाएंगे, यह भी किसी को समझ में नहीं आ पा रहा है। तो क्या 73 बरस आजादी के जब 3 महीने बाद लाल किले के प्राचीर पर प्रधानमंत्री खड़े होंगे तो क्या इस बात का जिक्र करने की हिम्मत दिखा पाएंगे कि हम लोग, यानी वो खुद अपने बारे में कहें, हम इस देश के बारे में नहीं जानते थे कि यह देश चलता कैसे है। यह देश सिर्फ पूंजी से नहीं चलता है, नोट छापने से नहीं चलता है, यह देश मजदूरों से चलता है, किसानों से चलता है। क्या इस एहसास को वो जी पाएंगे? और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री जिन्हें उसी जनता ने चुना है, उसी जनता का वोट चाहिए उन्हें, उनके बारे में हर मुख्यमंत्री कहने की स्थिति में आएगा? नहीं आ पाएगा। इसीलिए जब आप चर्चा में यह बात सामने आ रही थी कि मजदूर को भूख लगी और पेट भरने की स्थिति में अगर वो राज्य नहीं आ पाया, वह फैक्ट्री मालिक नहीं आ पाया, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं आ पाया, तो अब भूख के कारण कल वो नौकरी के लिए आपके दरवाजे पर आता था, लेकिन अब तो नौकरी भी नहीं है और भूख मिटाने के लिए आप उसको रोटी भी नहीं दे पा रहे हैं। तो क्या वो लौटेगा या नहीं लौटेगा, यह सवाल है। और अगर वो नहीं लौटेगा तो आप कैसे अपने काम को करेंगे, यह भी एक सवाल है। और यह सवाल भी उठा, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है, बिहार के मुख्यमंत्री ने जब यह कहा कि अगले 7 दिनों तक जितने भी प्रवासी मजदूर हैं, जाहिर है 40 लाख जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, उतने मजदूरों को आप कैसे लेकर आएंगे, यह भी अपने आप में एक सवाल है। कितनी गाड़ियों से लाएंगे, कितनी रेलगाड़ी चलाएंगे, कितनी बस चलाएंगे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार के पास नहीं है। केंद्र सरकार कितनी मदद करेंगे, दूसरे राज्य कितनी मदद करेंगे, यह भी एक सवाल है। लेकिन उनका कहना है कि 7 दिन के भीतर सारे प्रवासी मजदूर बिहार आ जाएं, उसके बाद हम ताला लगा देंगे और उसके बाद ना कोई बाहर से अंदर आएगा ना अंदर से बाहर जाएगा। कमाल की सोच है। यानी हर राज्य अगर यह सोच ले कि सब उसके यहां लौट गए और अब आवाजाही बंद हो गई, तो अब आप कल्पना शुरू कीजिए यह देश का मतलब क्या है। और अगर इस देश का मतलब अलग अलग प्रांत के हिसाब से देश का मतलब है और अब हर मुख्यमंत्री यह कह रहा है कि मैं अपने लोगों को देखूंगा, तो इसके पीछे की उस समझ को समझिए, क्योंकि उसको चुनाव अपने राज्य के वोटरों से ही मिलता है। और प्रधानमंत्री देश का जिक्र इसलिए करते हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव समूचे देश के वोटरों को लेकर होता है, तो उनकी मजबूरी है पूरे देश के बारे में जिक्र करना, और तमाम राज्यों की मजबूरी है सिर्फ अपने राज्यों की बात करना। टकराव यहीं से शुरू होता है और यह टकराव खुले तौर पर बंगाल की मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच नजर भी आ गया। ममता बनर्जी ने बहुत साफ कहा, जो गाइडलाइंस आप भेजते हैं वो गाइडलाइंस तो हमारे से पहले मीडिया के पास पहुंच जाती है और आप हम पर आरोप लगाने लगते हैं। इतना ही नहीं, वो गाइडलाइन स्पष्ट नहीं है, इसका जिक्र कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी कर गए। उनका कहना स्पष्ट बताइए क्या होगा, कैसे होगा, किस रूप में होगा, यानी कोई भी बताने की स्थिति में नहीं है। अब कल्पना कर रहे हैं कि तमाम राज्यों के सिरमौर बैठे हैं और देश के सिरमौर बैठे हैं और ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर कैसे होगा। 5 राज्यों ने कहा लॉकडाउन कंटिन्यू कीजिए, 25 राज्यों ने कहा लॉकडाउन हटा दीजिए लेकिन रिस्ट्रिक्शंस रखिए। कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था कि हम अपने राज्य को पूरी तरह खोल देंगे और खोलने के बाद सारी जिम्मेदारी हमारी होगी। किसी के पास पीपीई का संकट है, किसी के पास मास्क का संकट है, कोई सैनिटाइजर से ही अभी तक हो रहा है, कोई क्वारंटाइन के लिए स्पेस नहीं है किसी के पास यह मुसीबत है कि दरअसल अब टीका कोई आएगा नहीं और दूसरी बीमारियों का इलाज अगर रुका हुआ है अस्पतालों में तो हमारे पास कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। यानी इस देश की व्यापकता, इस देश की विविधता, इस देश के भीतर के असमानता, इस देश के अलग अलग समुदाय के जिंदगी को भी समझने की स्थिति में यह देश के सत्ताधारी नहीं आ पाए और यह घंटों चली बैठक के बाद निकल कर आता है। सवाल यह है कि इसके बाद एक नियम कायदे सामने हो सकता है आ जाए जिसमें यह समझ में आए कि क्या पेट की भूख जरूरी है या वायरस से बचना जरूरी है, मौत कौन सी बेहतर है, जिंदगी किस लिहाज से बेहतर है, यह भी अभी तय कर पाने की हम स्थिति में नहीं है। और इसका दूसरा सच यह है कि जो 15 राज्यों के लिए कल
जो गाड़ी निकलेगी, हमने उसको भी जब आकलन करना शुरू किया, इस देश का मजदूर सफर नहीं कर सकता है। न्यूनतम किराया जो इस पूरे 15 राज्यों में जा रही है ट्रेन, उसमें पटना है, रांची है, हावड़ा है, भुवनेश्वर है, बिलासपुर है, सिकंदराबाद है, चेन्नई है, अहमदाबाद है, मुंबई सेंट्रल है, मडगांव है, बेंगलोर है, तिरुवनंतपुरम है, जम्मू तवी है, डिब्रूगढ़ है। अगर सबसे नजदीक की स्थिति में पटना का किराया है, वहां पर जो किराया पटना का लिया जाएगा वो थर्ड एसी का था 1535 रुपए, 1535 मिनिमम किराया था। हावड़ा का किराया मिनिमम 1900 थर्ड एसी का, बिलासपुर का किराया 1950 थर्ड एसी का, मुंबई का किराया 1855 थर्ड एसी का, सिकंदराबाद का किराया 2065, यानी 1500 से 1535 से लेकर 5,500 रुपए तक एसी फर्स्ट क्लास तक। अगर तिरुवनंतपुरम जा रहे हैं तो 5,000 से ज्यादा किराया है वहां का। यह एक स्थिति है। तो क्या यह संभव है कि इस देश का मजदूर 1500 रुपए थर्ड एसी में, जहां पर हर डब्बे जो लग रहे हैं वो 3-4 डब्बे थर्ड एसी के लग रहे हैं। सरकार को कमाई चाहिए, सरकार को पैसा भी चाहिए, वहां इसने कोई रियायत नहीं दी है। ले जाने वाले अपना कंबल लेकर जाएंगे, अपना भोजन लेकर जाएंगे, अपना पानी लेकर जाएंगे, अपना मास्क लेकर, एक स्थिति इस तरीके से है। सवाल है कि इस देश के भीतर में हर कोई अगर मुश्किल हालात में फंसा हुआ है, उस मुश्किल हालात से निकलने का रास्ता अगर चुनी हुई सरकारों के पास नहीं है, उनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है और वो डिस्कशन कर रहे हैं, एक स्थिति है। दूसरी स्थिति, जिनकी जिंदगी की जरूरत बड़ी न्यूनतम है, किसी को चावल चाहिए, किसी को आलू प्याज चाहिए, किसी को दाल चाहिए, किसी को किसी भी हालत में अपनी जिंदगी और अपने परिवार को खिलाने के लिए रोटियां चाहिए, और किसी को रेलवे का टिकट चाहिए, वो बिना देर किए उस दिशा में जाता है। इस देश के 16 शहरों में मजदूर बार बार सड़क पे इसलिए आ रहा है क्योंकि कोई राज्य सरकार उसका पूरा पेट भर पाने की स्थिति में नहीं है। यह स्थिति दिल्ली में भी है, यह स्थिति मुंबई में भी है, यह चेन्नई में भी है, सूरत में भी है, बेंगलोर में भी है। तमाम जगहों पर 16 जगहों पर जानकारी निकल कर आई कि मजदूर बार बार सड़क पे क्यों आ जाता है। क्या यह चर्चा जो हो रही थी, इस बात की चर्चा उसमें कहीं नहीं हो पाई कि दरअसल 17 तारीख तक भी हम सबका पेट भर दें, इस देश के भीतर में क्या कोई एक दिन ऐसा होगा जहां पे तमाम प्रवासी मजदूर जो अलग अलग जगहों पर है, हर कोई कहे कि आज हमको 2 जून की रोटी मिल गई, दोनों वक्त का खाना मिल गया और आज हम एक चैन की नींद आज रात सो सकते हैं। इम्पॉसिबल है, इस पे कोई चर्चा नहीं। 17 तारीख के बाद की परिस्थितियां कैसी होंगी, क्या होगी। तमाम होटल, तमाम जगह जगह पे जो गेस्ट हाउस है, सबको उस इलाके के पुलिस ने क्वारंटाइन के लिए अपने हिस्से में रख लिया। उस होटल और तमाम उसके मालिकों को कहा गया आप तमाम स्टाफ को बुलाइएगा, रखिएगा, कीजिएगा। और वहां पर धंधा नहीं हो रहा है, बिजनेस नहीं चल पा रहा है, बल्कि क्वारंटाइन में लोग जब आएंगे तब आएंगे। जानकारी मिली, कुछ गेस्ट हाउस और होटल वालों ने कहा यहां तो पिछले 1 महीने से कोई नहीं आया है, आप हमको या तो बिजनेस शुरू अब करने दीजिए। बोले नहीं, होटल इसीलिए रहेगा। अब वो कहां से कितने दिन खिलाएगा क्या, यानी कोई सिस्टमेटिक परिस्थिति है ही नहीं। और 17 तारीख के बाद कैसे बाहर निकलें, इसमें फेस सेफ करने की स्थिति है। जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है, कोई इस ठसक के साथ बोलने की स्थिति में नहीं आ पा रहा है, चाहे वो राज्य का मुख्यमंत्री हो, चाहे इस देश के प्रधानमंत्री हो। मेरी जिम्मेदारी है ये कहते हुए कि मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं, अब आप लॉकडाउन खोल दीजिए। मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं, लॉकडाउन मत खोलिए, सभी को भोजन मिलेगा। कोई कहने की स्थिति में नहीं है। इससे ज्यादा विभत्स स्थिति और क्या हो सकती है। यानी ये खतरनाक स्थिति है। आप इधर की भी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, उधर की जिम्मेदारी भी नहीं लेंगे। और इन सब के बीच अभी तक जब आप इस देश को समझने की कोशिश कर रहे थे, तो पहली बार आप समझ पाए कि देश में ऐसा संकट भी आ सकता है और ऐसी परिस्थितियों से जूझने के लिए आपके पास कोई उपाय ही नहीं था। पंजाब ने कहा अपने तौर पर किसी भी हालत में लॉकडाउन कंटिन्यू करना चाहिए। तेलंगाना ने कहा कंटिन्यू करना चाहिए। तमिलनाडु ने कहा, उसकी तो और बेचैनी थी कि चेन्नई लोग आने लगेंगे, रेलगाड़ी आपने दिल्ली से खोल दी है और जब परसों ट्रेन चेन्नई पहुंचेगी, परसों के बाद पहुंचेगी, चूंकि ज्यादा वक्त लेती है 24 घंटे से ज्यादा, चेन्नई जब पहुंचेगी तो वहां पर हमारे सामने मुश्किल हालात होंगे, हम कैसे संभालेंगे चीजों को। हम तो नहीं चाहते हैं कि कोई घुसे। अपने ही देश के भीतर में, अपने ही गांव, अपने ही घर जाने की स्थिति में उस राज्य के मुखिया रोक रहे हैं और जिम्मेदारी नहीं ले पा रहे हैं कि हम जो भी बाहर है उसको सुविधाएं दे देंगे। ये कौन सी इकोनॉमी है। इस इकोनॉमी के भीतर घुसिएगा तो आपको शर्म आएगी, क्योंकि इस भीतर इकोनॉमी का सच हम आपको आज बताएं
इस इकोनॉमी का सबसे बड़ा सच यह है कि इस देश के भीतर में जो लोगों के भीतर असुरक्षा आ गई है, उस असुरक्षा में लोगों ने, जो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, जो बैंकों में जिसका पैसा रखा हुआ है, जिसका पैसा नहीं है वह तो सरकार पर आश्रित है, जिसका पैसा वो बैंकों से पैसा निकाल रहा है। अब कल्पना कीजिए कि 20 दिसंबर 2019 इस देश में जो करेंसी कैश थी मार्केट में, वह लोगों ने निकाली हुई थी या लोगों के पास थी 21,79,500 करोड़, यानी 21,79,500 करोड़ रुपया कैश था। 28 फरवरी को, अभी तक ऐलान नहीं हुआ था कि इस देश के भीतर में कोरोना है या इस देश के भीतर में लॉकडाउन होने वाला है। 28 फरवरी यानी 70 दिन बाद जब आप पहुंचते हैं तो लगभग 76,000 करोड़ उसमें और इजाफा होता है और वो पहुंचता है 22,55,000 करोड़ पे। लेकिन जैसे ही कोरोना की आहट सुनाई देने लगती है मार्च के महीने से, उसके बाद देखिए सिर्फ 50 से 56 दिनों के भीतर में लगभग 1,70,000 करोड़ की करेंसी लोग और निकाल लेते हैं। और जो 24 अप्रैल तक का आरबीआई का डाटा आया है सामने, उसके मुताबिक 24,24,823 करोड़ करेंसी लोगों ने निकाल ली, अपने पास रखी हुई है इस पूरे देश के भीतर में। यानी दिसंबर से यहां पहुंचते पहुंचते लगभग 3 लाख करोड़ बढ़ गए और इस 50 दिनों में लगभग 1,70,000 करोड़ बढ़ गए। एक असुरक्षा है। इस असुरक्षा की वजह क्या है? आपने सब कुछ तो ठप कर दिया है। इस देश की इकोनॉमी को आपने ठप बिना जाने समझे कर दिया। आप सोचिए, जो ट्रक सामान ले जाते थे, क्या होगा उसकी स्थिति? आप सोचिए कि उसके जरिए जो ईवे, जो 50,000 से ज्यादा का माल लेकर ट्रक निकलता है, उसका ईवे बिल बनता है। उस ईवे बिल की स्थिति इस देश के भीतर में यह हो गई कि लगातार महीनों में आप आइएगा, फरवरी, मार्च और अप्रैल। फरवरी में 571 लाख था ईवे बिल जो बना था और अप्रैल आते आते ये 86 लाख हो गया। ये कमी आ गई। और अगर इंटर स्टेट में जो सफर हो रहा था उसकी देखिएगा, ईवे बिल जो बन रहा था ट्रकों के जरिए, वह 236 लाख का बन रहा था फरवरी में और अप्रैल आते आते सिर्फ 24 लाख बन पाया। स्थिति इतनी नाजुक है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। और इस बात का जो जिक्र होता है ना कि अगर वायरस ना होता तो सब चीज ठीक था, हम आपको एक खाली आखिरी उदाहरण आखिर में दे देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। इस देश के भीतर में तमाम प्रोजेक्ट्स लाए गए। उस प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए मौजूदा सरकार ने क्या किया? ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन है, उसी का डाटा बतलाता है कि दिसंबर 2019 इस देश के भीतर में 1,701 प्रोजेक्ट अटके हुए हैं। अटके हुए से मतलब यह है कि उस पर जो कॉस्ट आनी थी वो कॉस्ट बढ़ गई। और किस रूप में अटके हुए हैं? 1-2 महीने का नहीं चक्कर है, सालों साल का चक्कर है। क्योंकि 1,701 प्रोजेक्ट जो अटके हुए हैं वह उसकी कॉस्ट आ रही थी 20,65,739 करोड़ और आज की तारीख में अगर उसे पूरा किया जाए तो वो कीमत बढ़ जा रही है 24,71,954 करोड़, यानी 4,06,215 करोड़ बढ़ गया। अब इसके भीतर जब आप घुसेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए 401 प्रोजेक्ट थे और उसमें अकेले में 4 लाख करोड़ रुपया बढ़ गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट जिसका जिक्र सरकार भी बार बार करती है, उसके भीतर जब जुड़िएगा तो आपको जानकर हैरत होगी कि 183 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें 1 से 12 महीने का डिले, 129 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें 13 से 24 महीने का डिले, 148 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें 25 से 60 महीने का डिले और 125 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें 60 महीने से भी ज्यादा वक्त, यानी 60 महीने 5 साल। कमाल की स्थिति है। हमने ऐलान किया, हमने चीजों को इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, तो देश को हम कैसे समझे? इस देश की जरूरतों को नहीं समझ पा रहे हैं। यहां रहने वाले लोगों के उस मेंटल एस्पेक्ट में हम जा नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं जा पा रहे हैं? क्योंकि इस देश के किसी भी नेता, मंत्री, संतरी का जो मिजाज है और जिस तरीके से वो बैठता है, उसके कोई सरोकार लोगों की जिंदगी से होते ही नहीं है। उसकी अपनी रईसी, अपने पैसे, अपना सब कुछ, अपना उपभोग, वो सारी चीजें बड़ी शानदार तरीके से होती है, तो उसके सामने वो कष्ट उभर कर ही नहीं आता है। और इन सब के बीच हमें लगता है इसका जिक्र आगे किया जाएगा, क्योंकि इस बात का जिक्र अब हो रहा है कि लेबर लॉ खत्म कर दीजिएगा तो इंटरनेशनल कंपनीज आने लगेगी भारत। ये एक नया शगुफा है और इसमें नंबर 1 बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कंपनियां आएंगी, फिर मध्य प्रदेश में आएंगी, क्योंकि इन्हीं 2 राज्यों ने लेबर लॉ खत्म कर दिया है। यानी इस देश के लोगों को खत्म कर दीजिए, फिर बाहर के लोग पूंजी लगा देंगे।
कमाल की सोच है। और इस देश की दो बड़ी जो कंपनियां दुनिया भर की, जो इसमें केपीएमजी भी आता है, वह भी अपने तौर पर चीजों को इन्वेस्ट कर रही है कि हां यहां पर लेबर लॉ हट जाएगा तो चीजें आने लगेंगी। कमाल की सोच है। यानी इस देश को किसी तरीके से बचाना है तो पूंजी चाहिए, तो पूंजी तो हर के पास है, तो चालू कर ले अपनी इंडस्ट्री। क्यों नहीं चालू कर पा रहा है वो? क्यों मजदूर? अब स्थिति यह आएगी कि जहां पर मजदूर होगा वहां पर इंडस्ट्री को शिफ्ट आपको करना होगा, और तभी वो चीजें, इसी दृष्टि से बिहार और यूपी सोचने की स्थिति में आ रहे हैं क्या? अन्यथा कोई जिक्र कहीं नहीं है पूरे डिस्कशन में। तो लोगों की जरूरत 10 मिनट में अपने टिकट को बुक करा लेती है और उसके बाद पूरी साइट बंद हो जाती है कि हर टिकट बुक हो गया है 10 मिनट के भीतर में। और बंबई तक का जानकारी मिली कि 18 तारीख तक का टिकट बुक हो गया है, जो 1 हफ्ते के लिए खोला गया था। यानी इसका मतलब है कि इतनी बड़ी तादाद में पैसे वाले लोग भी फंसे हुए हैं इस देश के भीतर में, जो किसी भी रूप में, जो मजदूर नहीं है, जो मिडिल क्लास ही सही, जो एसी में सफर करेगा 1500, 2000, 3000, 5000 देके, वो फंसा हुआ है। यानी हमारे पास कोई बेसिक प्लानिंग नहीं है, हमारे पास कोई बेसिक समझ नहीं है उस इंफ्रास्ट्रक्चर के अनुकूल जो इस देश के भीतर मौजूद है। तो क्या यहीं से देश के पुनर्निर्माण की बात क्यों नहीं सोच लेते हैं आप लोग? तमाम बैठे हुए हैं लोग हैं, वहां पर डिस्कशन हो रहा है, फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़ रहे हैं, संघीय ढांचा छोड़ रहे हैं, केंद्र राजनीति कर रहा है, स्टेट राजनीति कर रहा है। जो बीजेपी शासित राज्य है वो प्रधानमंत्री मोदी के सामने कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि असल चेहरा तो वही है बीजेपी के लिए। जो कांग्रेस है वह बता रही है कि आप लेबर लॉ नहीं खत्म कर सकते हैं, आप इस तरीके से कैसे कर सकते हैं, वो अपने तरीके समझ रही है। जो दूसरे छत्रप हैं वो अपनी मुसीबत बचा रहे हैं कि हमारे पास तो यह भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो उसको पहले पूरा कीजिए नहीं तो कैसे होगा। लेकिन जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा, किसी बात की जिम्मेदारी नहीं लेगा। तो आखिरी स्थिति यही है। लगभग घंटों, 4 घंटे से ज्यादा बैठक चलती है इस देश के भीतर में, और उसके बाद नतीजा सिफर इस रूप में आता है कि कोई भी ये कहने की हिम्मत नहीं उठा पाता है कि लॉकडाउन 17 तारीख के बाद से हमारे राज्य में खत्म होगा तो पूरी जिम्मेदारी हम लेंगे। और कोई यह भी कहने की स्थिति में नहीं आता है कि लॉकडाउन कंटिन्यू रखिएगा तो हम सबका पेट भर देंगे। इस स्थिति में यह देश है। और हमें लगता है कि अब हम आपसे जब कल जुड़ेंगे तो कल इस बात का जिक्र करेंगे कि दरअसल इस देश की जेब में हर आदमी के पास कितनी बड़ी तादाद है जिसके पास 1000 रुपया भी हो। और ये सरकारी आंकड़े क्या कहते हैं, क्योंकि हम लगातार उस पर रिसर्च कर रहे हैं और हैरत कर देने वाले आंकड़े निकल कर आ रहे हैं कि इस देश की मनस्थिति कैसी है, जिसको हमने इस देश में कीड़े मकोड़ों की तरह रख रखा है। और आज उन्हीं के आसरे हम समझ पाए हैं कि दरअसल हमारी इकोनॉमी चलेगी ही नहीं और इकोनॉमी ठप पड़ जाएगी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।